नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हिंदी साहित्य के भाषा विज्ञान को पूरी तरह समझने के लिए इसके कुछ सूत्र हैं, इसकी कुछ संकल्पनाएं हैं। उनको अच्छी तरह समझ लीजिए। भाषा विज्ञान बिल्कुल रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप नींद में भी इसके प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। तो आइए उन संकल्पनाओं को एक एक करके समझें। जैसे समझिए एक एक छोटी बात को। स्वरागम, इस स्वरागम को ही स्वर योग या स्वर भक्ति भी कहते हैं। अपभ्रंश हो, अवहट हो, प्रारंभिक हिंदी हो, ब्रज हो, अवधी हो, खड़ी बोली हो, पूर्वी हिंदी हो, पश्चिमी हिंदी हो, सभी बोलियों में, भाषाओं में, उपभाषाओं में इस विशेषता की आवश्यकता पड़ती है। देखिए कितना आसान है। स्वर का आगमन संस्कृत के शब्दों में जहाँ कहीं अर्ध व्यंजन हो, आधा व्यंजन का अर्थ कि स्वर नहीं होता है, यदि उसमें एक स्वर जुड़ जाए तो इस स्वर के जुड़ने को ही स्वरागम, स्वरयोग या स्वर भक्ति कहते हैं। तो इससे शब्द बना, देखिए, भकत। क्या शब्द बना? भकत। और फिर यह तीसरी ध्वनि में बदल जाए तो भगत। दोस्तों, ऊपर का वर्ण हमेशा आधा होता है, यानी अर्ध व्यंजन, उसमें एक स्वर जुड़ जाए तो स्वर का आगम या आगमन, स्वरागम, स्वरयोग, स्वर भक्ति। तो धर्म में एक स्वर जुड़ जाए तो धर्म, कर्म में एक स्वर जुड़ जाए कर्म, वर्ष में बरस। समझिए, ये है मर्म से मरम, पर्व से परब। तो ये पहली संकल्पना है स्वरागम या स्वर योग। अगर बात समझ में आ रही हो तो देखते जाएं। दोस्तों, एक दूसरी बात है जिसे हम लोग घोषीकरण के नाम से जानते हैं। अब आप देखेंगे कि वो भी सभी भाषाओं में, या जो भी बोलियां आपके सिलेबस में हैं, या जो भाषाएं हैं, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, सब में उनका योगदान है। तो जो घोषीकरण है, आइए उसको भी देखा जाए। दोस्तों, अघोष ध्वनि जब घोष में बदल जाए तो मान लीजिए ये क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। पहली और दूसरी ध्वनि अघोष होती है और तीसरी, चौथी, पांचवी ध्वनि घोष या सघोष होती है। इसका मतलब है कि कोई पहली ध्वनि यदि तीसरी में बदल जाए तो उसे अघोष का घोषीकरण कहेंगे। संस्कृत के शब्दों में मध्य या अंत की, मध्यांत की कोई पहली अघोष ध्वनि हो, पहली ध्वनि दूसरी भाषाओं में, यानी संस्कृत के बाद की भाषाओं में, अपभ्रंश में, अवहट में, पुरानी हिंदी में, ब्रज में, अवधी में, तीसरी ध्वनि में बदल जाती है। इसी प्रक्रिया को पहली अघोष, तीसरी घोष, घोषीकरण कहते हैं। देखिए, अब जैसे हमने देखा था भक्त, यदि स्वरागम हो तो क्या बनेगा? भकत।
और यदि घोषीकरण हो तो संस्कृत के शब्दों के मध्य या अंत की पहली ध्वनि तीसरी में बदल जाए। देखिए, भगत। ऐसे ही शाख, मध्य या अंत की पहली ध्वनि तीसरी में बदल जाए, साग। है या ना? जैसे काक, मध्य या अंत की पहली ध्वनि तीसरी में बदल जाए, काग। अरे हाँ या ना? ऐसे ही दोस्तों कई शब्द हैं जिनका आप प्रयोग कर सकते हैं। लोक, तो लोक से लोग, पहली ध्वनि तीसरी में बदल जाए। अरे हाँ या ना? ये है दोस्तों घोषीकरण। ऐसे कई शब्द हैं। कंकण, देखिए मध्य में क ध्वनि, तीसरी में ग में कंगन। है या ना? पंक्ति, क ध्वनि ग में पंगत। तो ये है घोषीकरण। दोस्तों इसी की तरह एक और महत्वपूर्ण संकल्पना है, नियम कहिए, सूत्र कहिए, अल्पप्राण का महाप्राणीकरण। अल्पप्राण का महाप्राणीकरण, ये क्या नियम है? अल्पप्राण का महाप्राणीकरण। दोस्तों कवर्ग से लेकर पवर्ग तक पहली ध्वनि अल्पप्राण होती है, दूसरी ध्वनि महाप्राण, तीसरी अल्पप्राण, फिर चौथी महाप्राण और पांचवी फिर अल्पप्राण। यानी दूसरी और चौथी ध्वनि महाप्राण होती है और पहली, तीसरी, पांचवी अल्पप्राण। नियम है संस्कृत के शब्दों में, देखिएगा ध्यान से, संस्कृत के शब्दों में यदि कोई पहली ध्वनि अल्पप्राण हो, शब्द के मध्य और अंत में कोई पहली अल्पप्राण ध्वनि हो, उसके ठीक पहले आधा ऊष्म हो। आधा ऊष्म का अर्थ क्या 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 ऊष्म है? श यानी तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत्य स, इनका आधा। तो हर हाल में पहली अल्पप्राण ध्वनि अपनी दूसरी महाप्राण में बदल जाती है। देखिए, हस्त से हाथ। देखिए संस्कृत के शब्दों में मध्य और अंत में यदि कोई अल्पप्राण ध्वनि हो पहली, देखिए तो त और क दोनों पहली ध्वनि है, लेकिन जिस ध्वनि के पहले आधा स हो वह अपनी ठीक दूसरी ध्वनि में त से थ। देखिए अष्ट, ट के पहले आधा स, तो ट किस में बदल जाएगी? ठ में। ऐसे ही देखिए पश्चात, इस शब्द में तीन पहली ध्वनि है, प, च, त, लेकिन उस पहली ध्वनि पर विचार कीजिए जिसके पहले आधा स है। तो हर हाल में पहली ध्वनि अपनी दूसरी महाप्राण में, च के बाद कौन सी ध्वनि आती है? छ। है या ना? देखिए संस्कृत के शब्दों के मध्य और अंत में कोई पहली अल्पप्राण ध्वनि हो और उसके पहले आधा स ऊष्म हो, तो वह पहली ध्वनि ठीक दूसरी में क से ख बदल जाती है। कितना समझ में आ रहा है इस नियम को, अल्पप्राण का महाप्राणीकरण? तो अब तक क्या क्या सीखे? स्वरागम, घोषीकरण, अल्पप्राण का महाप्राणीकरण। सभी भाषाओं में, अपभ्रंश में, अवहट में, पुरानी हिंदी में, ब्रज में, अवधी में आप इन विशेषताओं को लिखते गए तो आपके नंबर बढ़ते जाएंगे। दोस्तों आइए अगले नियम को देखें। अगला नियम है महाप्राण का ह परिवर्तन। महाप्राण का ह परिवर्तन।
देखिए इसे, महाप्राण का ह परिवर्तन। जाहिर सी बात है महाप्राण ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं? दूसरी और चौथी। यानी ये महाप्राण ध्वनि यदि कहीं है तो वह ह में बदल जाएगी। कैसे? देखिए संस्कृत के शब्द में मुख खोजिए, दूसरी चौथी ख, महाप्राण ध्वनि है तो मुख से मुंह। अरे हाँ या ना? वधू से बहु। देखिए वधीर से बहिरा या बहरा। देखिए महाप्राण ध्वनि। दुर्लभ खोज के बताइए महाप्राण ध्वनि। दूसरी चौथी देखिए भ, महाप्राण है, किस में बदल जाएगी? ह में, दूल्हा या दुल्हा। ऐसे गर्दभ खोज के देखिए भ महाप्राण ध्वनि, गधा। गर्दभ से गधा, है या ना? जितने ऐसे शब्द मिले, शाखा से साहा, है ना, दधी से दही। ऐसे ही देखिए आभीर, महाप्राण ध्वनि खोजिए, पफ बभ अहीर। देखिए दोस्तों, गोधूम, ध ध्वनि महाप्राण, गेहूं। तो सभी भाषाओं में महाप्राण ध्वनि का ह परिवर्तन देखा जाता है। यह भी एक विशेषता है। दोस्तों यदि थोड़ा और आगे बढ़ें तो कुछ नियम और देखिए। यश श्रुति सभी भाषाओं में, सभी बोलियों में। संस्कृत के शब्द में पहली और तीसरी अल्प प्राण ध्वनि, पहली और तीसरी क्या है? अल्प प्राण ध्वनि। यदि मध्य या अंत में आए, देखिए संस्कृत के शब्दों में पहली और तीसरी अल्प प्राण ध्वनि कहीं मध्य या अंत में आए तो वह य अथवा अ में बदल जाती है। इसी प्रक्रिया को या फिर दोनों, य में भी और अ में भी। तो ये कितना आसान है। कैसे? थोड़ा सा और देखते हैं। जैसे संस्कृत के शब्दों के मध्य और अंत में कोई पहली और तीसरी ध्वनि आए तो वह य अथवा अ में बदल जाती है। देखिए संस्कृत के शब्दों के मध्य या अंत में कोई पहली तीसरी, देखिए क पहली ध्वनि, तो वह य अथवा अ में बदल जाती है। इस प्रक्रिया को यश श्रुति कहते हैं। अनगिनत शब्द हैं इस नियम से बने हुए और हम ऐसे ही शब्द बनाते हैं। जैसे संस्कृत के शब्दों में मध्य और अंत में कोई पहली या तीसरी ध्वनि आए, देखिए हाँ या ना? संस्कृत के शब्दों में मध्य या अंत में कोई पहली या तीसरी ध्वनि आए तो वह य अथवा अ में बदल जाती है। कौवा। तो ये कैसा नियम है दोस्तों? यश श्रुति। समझ में आ रही हैं बातें? आएंगी? आइए अगले नियम को देखें। अकारण अनुनासिकता। देखिए क्या है? अकारण अनुनासिकता। दोस्तों
ये जो अकारण अनुनासिकता है, इसका मतलब होता है कि कोई भी निरनुनासिक ध्वनि, ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, इन्हें निरनुनासिक ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं? पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी ध्वनि निरनुनासिक। क्यों? इसके पीछे कारण यह है कि इनके उच्चारण में नाक की भूमिका नहीं होती। लेकिन ये जो पांचवी ध्वनि है दोस्तों, ये पंचमाक्षर है, इसे ही नासिक कहते हैं। और नासिक ध्वनि के ही दो प्रतीक होते हैं, अनुस्वार और अनुनासिक। अनुस्वार के लिए बिंदी लगाते हैं, अनुनासिक के लिए आधा चंद्र बिंदु लगाते हैं। इसे क्या कहते हैं? अनुस्वार। और इसे क्या कहते हैं? अनुनासिक। अनुनासिक। ये न है, न में उ लगा है। दोस्तों, संस्कृत के शब्दों में यदि कोई निरनुनासिक ध्वनि है तो वह बाद की भाषाओं में नासिक में बदल जाती है। इसी प्रक्रिया को अकारण अनुनासिकता, देखिए पक्ष, छ ध्वनि ख में बदलती है। ध्वनि परिवर्तन को भी देखेंगे, पक्ष से पंख, ऐसे ही पक्षी से पंछी। देखिए प बिना नाक के उच्चारित हो रही है, लेकिन ये नासिक में बदल जाए, पंख, पंछी। जैसे देखिए सर्प, एकदम निरनुनासिक, बिना नाक के सर्प या स, लेकिन जब यह नासिक में बदल जाए, सांप। जैसे देखिए ग्रा, बिना नाक के उच्चारित हो रही है ध्वनि, ग्रा, लेकिन बाद की भाषाओं में गांव, बाद की भाषाओं में गांव। अरे हाँ या ना? तो दोस्तों, ये है अकारण अनुनासिकता की प्रवृत्ति। लगभग सभी भाषाओं में, सभी बोलियों में यह भी विशेषता देखी जाती है। इसका प्रयोग आप करें, जेहन में रखें। कुछ और बातों को देखते हैं दोस्तों, जैसे स्वरलोप। ये स्वरलोप क्या है? सभी भाषाओं में, सभी बोलियों में स्वरलोप की विशेषता देखी जाती है। क्या इसका मतलब होता है? देखिए, संस्कृत के शब्दों में बिल्कुल आरंभ में यदि दीर्घ स्वर है, दीर्घ स्वर का अर्थ क्या? अ छोटा है, आ बड़ा है, ई छोटी है, ये ई बड़ी है, उ छोटा, ये दीर्घ। तो संस्कृत के शब्दों में यदि दीर्घ स्वर है तो वह टूट करके ह्रस्व में बदल जाता है। ये कब होता है, इसका भी एक नियम याद रखिएगा। ये तब होता है दोस्तों, जब ठीक किसी बलाघात पड़ने वाली ध्वनि के पहले दीर्घ स्वर हो। तो जैसे दीपावली, देखिए प पर बलाघात है, दीपावली, मुंह बंद हो रहा है और हवा अधिक निकल रही है। जैसे आप भीर बोल के देखिए तो किस ध्वनि पर बल है? भ पर। एक तो ये महाप्राण ध्वनि है,
ह में बदल गई। अभी नियम देखा था महाप्राण का ह परिवर्तन। ऊपर से इसके पहले दीर्घ स्वर है तो वह टूट करके ह्रस्व में बदल जाए। इस प्रक्रिया को एक स्वर का लोप कहते हैं। हाँ या ना। कभी कभी ह्रस्व स्वर हो तो वह भी, जैसे देखिए अरण्य, कभी कभी ह्रस्व स्वर हो और उसके बाद देखा जाए यदि बलाघात पड़े, अरण्य बोल के देखिए, र पे बल पड़ रहा है तो शब्द रण या रन है ना। कश का रण क्षेत्र आपने सुना होगा। तो जिस ध्वनि पर बलाघात पड़े उसके ठीक पहले यदि दीर्घ स्वर है तो वह टूट के ह्रस्व में बदलती है, और यदि ह्रस्व स्वर है तो उसका पूरी तरह से लोप हो जाए। जैसे अहाता से हाता है या ना। इकट्ठा से बहुत क्षेत्रों में लोग बोलते हैं इकट्ठे आना। 81 को 81 रुपये है या ना। 11 को 11 रुपये। देखिए तो ये है स्वरलोप की प्रक्रिया। अगर आपको बात समझ में आ रही हो, सभी भाषाओं में, सभी बोलियों में इसका प्रयोग है। दोस्तों एक और संकल्पना समझिए जिसे हम लोग ध्वनि विपर्यय या स्वर विपर्यय के नाम से जानते हैं। ध्वनि विपर्यय या स्वर विपर्यय के नाम से जानते हैं। ये क्या है? विपर्यय का अर्थ होता है बिखर जाना। विपर्यय का क्या अर्थ होता है? बिखर जाना। किसी शब्द की ध्वनि आपस में बदल जाए, स्थान बदल ले तो उसे विपर्यय कहते हैं। जैसे देखेंगे कि बोलचाल में भी, मान लीजिए लखनऊ शब्द है और वह नखलऊ में बदल जाए। देखिए तीसरी ध्वनि पहली पे आ गई, पहली ध्वनि तीसरी पे, तो इसे ध्वनि विपर्यय या स्वर विपर्यय। स्वर में भी जैसे मान लीजिए कुछ, क में उ की मात्रा है पहले वर्ण में, यदि यह दूसरे में स्थान बदल ले, कछु, देखिए जैसे मतलब, अब ये मतबल बन जाए, सुना होगा बहुत से क्षेत्रों में। देखिए इधर ल ब बल हो जाए, तीसरी ध्वनि चौथी पे, चौथी ध्वनि तीसरी पे, इसे ही विपर्यय कहते हैं, बिखर जाना। तो अगर इतनी बात समझ में आई तो ये सभी भाषाओं में संकल्पनाएं देखी जाती हैं। दोस्तों अब थोड़ा और आगे बढ़ें कि किसी भी भाषा में जिसे हम लोग लिखते हैं अपने सिलेबस के तहत, अपभ्रंश हो, अवहट हो, पुरानी हिंदी हो, खड़ी बोली हो, ब्रज हो, अवधी हो, तो किसी भी भाषा में दोस्तों आप देखेंगे कि क्षतिपूर्ति दीर्घीकरण की भी विशेषता पाई जाती है। इसको खूब ध्यान से सीखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। नाम से स्पष्ट है, क्षति, क्षति की पूर्ति, दीर्घीकरण। इसको समझने के लिए बोर्ड पर देखिए ध्यान से, संस्कृत के शब्दों में जहाँ कहीं अर्ध व्यंजन या संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन क्या होता है? क्षत्रज्ञ, जैसे पुत्र, मित्र, शिक्षा, जैसे भिक्षा। तो संस्कृत के शब्दों में जहाँ कहीं आधा व्यंजन, ऊपर का वर्ण आधा होता है, या संयुक्त व्यंजन आए, आधा व्यंजन या संयुक्त व्यंजन, आगे चलकर पाली प्राकृत में इस अर्ध व्यंजन का रूपांतरण या संयुक्त व्यंजन का रूपांतरण
द्वित्वों में हुआ। किस में हुआ? द्वित्व में। यहाँ देखिए, द्वित्व कहते हैं एक ही ध्वनि का दो बार आना, जैसे कच्चा, जैसे पत्ता, है या ना। या फिर एक ध्वनि के बाद दूसरी ध्वनि का आना, जैसे च के बाद छ, अच्छा, जैसे क के बाद ख। तो द्वि मतलब दो बार आना। एक ध्वनि दो बार आए, पत्ता, कच्चा, मुन्ना, उज्ज्वल, सुने होंगे आप उच्चारण। या फिर एक ध्वनि के बाद दूसरी, क के बाद ख, च के बाद छ। तो संस्कृत के शब्दों में जहाँ कहीं अर्ध व्यंजन या संयुक्त व्यंजन आए, पाली प्राकृत में उनका द्वित्वों में रूपांतरण देखा गया। कर्म से कम याद कीजिए, धर्म से धम्म, पुत्र से पुत्त, पाली याद कीजिए, मोगली पुत्त तिस्स, मित्र से मित्त याद कीजिए पाली, अग्गी मित्त, शिक्षा से सिक्ख याद कीजिए, भिक्षा से भिक्ख या भिक्खु याद है आपको, भिक्खु, बौद्ध भिक्खु। जाहिर सी बात है कि पाली प्राकृत में ये जो द्वित्वों का रूपांतरण हुआ, आगे चलकर अभ्रंश, अवहट और हिंदी में अभ्रंश, अभ्रंश के बाद अवहट, अवहट के बाद हिंदी में इन द्वित्वों में एक का लोप हुआ। समझिए, इन द्वित्वों में एक का लोप हुआ। इस लोप को क्षति नाम दिया गया। यदि कोई चीज़ नुकसान करेंगे आप तो उसका हर्जाना भी तो देंगे। इस क्षति की पूर्ति, हर्जाना, शब्द के पहले स्वर में दीर्घीकरण के रूप में देखी गई। कमेया, काम। देखिए, द्वित्वों में एक का लोप हुआ, इसे क्षति नाम दिया गया। इस क्षति की पूर्ति शब्द के आरंभिक स्वर में दीर्घीकरण के रूप में देखी गई। इन द्वित्वों में एक का लोप, क्षति, क्षति की पूर्ति शब्द के पहले स्वर में दीर्घीकरण के रूप में देखी गई। अरे हाँ ना, मित्त, एक का लोप तो क्षति, क्षति की पूर्ति शब्द के पहले स्वर में दीर्घीकरण। देखिए, एक का लोप, क्षति, क्षति की पूर्ति शब्द के पहले स्वर में दीर्घीकरण के रूप में। यह पूरी प्रक्रिया क्षतिपूर्ति दीर्घीकरण कहलाई। कितना समझ में आ रहा है? और भी कई संकल्पनाएं हैं, जैसे उपधा स्वर, जैसे परसर्ग बहुलता, जैसे क्रिया रूप, जैसे विकारी अविकारी विशेषण, जैसे सर्वनाम के रूप। तो उन्हें भी हम लोग अगले वीडियो में या अगले भाग में देखेंगे। इनको पढ़ने से भाषा विज्ञान आपका एकदम हवाई बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ढेर सारी शुभकामनाएं, ऐसे ही मेहनत करते रहिए।